Hello students, welcome to you Government Commerce College Alwar class BCom podcast paper EAFM Business Economics paper first। टॉपिक हमारा है परफेक्ट कंपटीशन और इसमें हमारा टॉपिक जो बनता है वो ये है मीनिंग ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म एवं उद्योग का अर्थ, फर्म किसे कहते हैं और उद्योग किसे कहते हैं। अब हमें इसका अर्थ अलग अलग समझना आवश्यक इसलिए है कि जब तक हमें इन दोनों के अर्थ के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम सही मायने में इन दोनों का अंतर नहीं कर सकते हैं, डिफरेंस काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्म है। फर्म का अर्थ क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का तात्पर्य किसी एक व्यक्तिगत उत्पादक से होता है, अर्थात पूरी बाजार में किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली कोई एक इकाई जो अपने नाम से उत्पादन करती है उसे हम एक फर्म कहते हैं। जैसे बिरला प्रीमियम सीमेंट, विक्रम प्रीमियम सीमेंट, अंबुजा सीमेंट। तो ये जो अपने नाम से उत्पादन कर रही है उसको हम इकाई कहते हैं, फर्म कहते हैं, यूनिट कहते हैं। लेकिन इन सभी को मिला करके जो एक समूह बनता है उसे हम उद्योग कहते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर फर्म के बारे में ही अध्ययन करना है। तो फर्म एक ऐसी इकाई होती है जो दी हुई कीमत पर बाज़ार में चाहे जितनी मात्रा में उत्पादन करके अपनी वस्तु की इकाइयाँ बेच सकती है अथवा उत्पादन कर सकती है, लेकिन वह अपने किसी भी एक्टिविटी या किसी भी कार्य या किसी भी प्रोसेस के द्वारा वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। इसी के साथ साथ वह उत्पादन की मात्रा को घटाकर बाज़ार में सप्लाई को भी प्रभावित नहीं कर सकती है, अर्थात वह किसी प्रकार के मांग, पूर्ति और कीमत में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। वह तो सिर्फ अपना उत्पादन दी हुई कीमत पर करके बेच सकती है, इतना ही करना उसके हाथ में होता है, बाकी उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र एक क्षितिज वक्र हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। फर्म का मांग वक्र फर्म के लिए औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र भी होता है। फर्म का औसत आगम वक्र एवं सीमांत आगम वक्र दोनों एक समान होते हैं, क्योंकि फर्म प्रचलित मूल्य पर वस्तु की चाहे जितनी इकाइयाँ बेच सकती है उसे अपनी इकाई अधिक मात्रा में बेचने के लिए अपनी वस्तु की कीमत में कमी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, इसी प्रकार हमारे पास इसका सेकेंड जो भाग आता है वो है उद्योग। उद्योग का तात्पर्य ये है कि अनेक नामों से उत्पादन करके एक ही वस्तु का विक्रय करने वाली सभी इकाइयों के समूह को, ग्रुप को उद्योग कहा जाता है। जैसे सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, कांच उद्योग, कपड़ा उद्योग। तो ये उद्योग एक होता है, लेकिन इसके अंदर उत्पादन करने वाली फर्में बहुत सारी होती है। उन फर्मों को मिला करके समूह बनता है, उस समूह को हम यहाँ पर उद्योग कहते हैं। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग का तात्पर्य वस्तु विशेष के उत्पादन में लगी हुई समस्त फर्मों के समूह से होता है, अर्थात वस्तु के सभी उत्पादक संयुक्त रूप से उद्योग अथवा बाजार के नाम से जाने जाते हैं। उद्योग सभी फर्मों का समूह होता है, जबकि फर्म इस समूह को एक इकाई के रूप में इंगित करती है। फर्म एवं उद्योग का अर्थ समझने के साथ साथ अब इसका जो संतुलन बिंदु आता है वो अभी हमें समझ लेना चाहिए। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो फर्म का साम्य अर्थात मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, इसे उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती है। फर्म को उत्पादन की उस मात्रा पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा हो। किसी फर्म के साम्य को ज्ञात करने की दो विधियाँ होती है। एक होता है कुल आगम और कुल लागत विधि, दूसरा होता है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। तो अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है कुल आगम एवं कुल लागत विधि के आधार पर फर्म का संतुलन बिंदु का निर्धारित करना।
कुल आगम तथा कुल लागत विधि के अनुसार एक फर्म उस समय साम्य की स्थिति में होता है जब इस प्रकार से दी हुई दो शर्तें पूरी होती हैं। पहली शर्त है साम्य उत्पादन स्तर पर कुल आगम तथा कुल लागत के मध्य दूरी अधिकतम हो। ऐसा जब होगा जब कुल आगम तथा कुल लागत में परिवर्तन की दर समान हो जाए। दूसरी शर्त है कि साम्य उत्पादन स्तर पर कुल आगम कुल लागत से अधिक हो अथवा बराबर हो। तो यहाँ पर यह है कि कुल आगम तथा कुल लागत विधि से फर्म के साम्य को किसी एक उदाहरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। और इसमें एक डायग्राम होता है जो ओ वाई और ओ एक्स एक एल के रूप में बनता है, और जहाँ ओ बिंदु होता है उस बिंदु से एक सीधी रेखा बीच में से निकलती है, उसको बोलते हैं हम टोटल रेवेन्यू, जिसको होते हैं कुल आगम। और इसके कुछ ऊपर से एक रेखा निकलती है जिसको बोलते हैं हम टीसी या टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं, टोटल रेवेन्यू किसे कहते हैं। वस्तुओं की इकाइयों को उसके मूल्य के अनुपात में बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। ऐसे ही टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट में दो प्रकार की लागतें होती हैं। एक होती है परिवर्तनशील लागत और दूसरी होती है स्थायी लागत। स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ करके जो लागत बनती है या जो टोटल आता है उसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे कुल लागत के अंदर जो स्थायी लागत होती है वो क्या है। स्थायी लागत का तात्पर्य है कि ऐसी लागत जो समय से संबंधित हो और उसका उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। अर्थात यदि उत्पादन शून्य होता है या जीरो लेवल पर होता है तो भी लागत वहन करनी पड़ती है, और उत्पादन अधिकतम मात्रा होता है या 100% लेवल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन पर उत्पादन होता है तो भी उस लागत को वहन करना पड़ता है, जिस लागत को हम अपने किसी प्रकार से नियंत्रण में नहीं ला सकते हैं। यह लागत हमेशा भुगतनी ही पड़ती है। इसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं, स्थायी लागत कहते हैं, जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। दूसरा है परिवर्तनशील लागत। ऐसी लागत जो उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होती है, इसलिए इसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं, इसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और परिवर्तनशील क्यों होती है, क्योंकि यदि उत्पादन शून्य होता है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, और यदि उत्पादन 100% लेवल पर अधिकतम होती है, उत्पादन अधिकतम होता है तो यह लागत भी उसी अनुपात में अधिकतम मात्रा में बढ़ जाती है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह लागत बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा घटती जाती है वैसे वैसे यह लागत घटती जाती है। तो इसे हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत दोनों को जोड़ने के बाद में जो लागत बनती है उसे हम टोटल कॉस्ट कुल लागत कहते हैं। तो ये कुल लागत इस डायग्राम के अंदर ओ वाई अक्ष पर कुछ ऊपर की मात्रा से स्टार्ट होता है, पहले ऊपर बढ़ेगा, फिर बराबर आएगा, फिर डाउन होगा, फिर ऊपर बढ़ता चला जाएगा। ये इसमें एक सांप के आकार की तरह पहले ऊपर उठती है लागत, फिर नीचे आती है और उसके बाद में ऊपर उठने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होता है वह लागत के नियम के अनुसार परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे कुल लागत टीसी बढ़ती जाती है वैसे ही कुल लागत में वृद्धि उत्पादन नियमों के अनुसार होती है। अर्थात प्रारंभ में उत्पादन वृद्धि नियम की क्रियाशीलता के कारण धीमी गति से बढ़ती है। उत्पादन के अनुकूल आकार के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो और उसके बाद में फिर ये हमारी जो लागत होती है, पहले तो लागत हमारे टीआर से टीसी अधिक होती है, फिर बराबर आ जाती है, और फिर टीआर से टीसी कम हो जाती है लागत ह्रासनीय लागू होने का, और फिर ये ऊपर बढ़ने लग जाती है। तो उसको बोलते हैं लागत वृद्धि नियम। जहाँ पर उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है जब यह एकदम से ऊपर उठती है,
और यहाँ पर लागत ह्रास नियम लागू होता है, तब लागत नीचे आ जाती है। फिर उस लागत वृद्धि नियम ऊपर लागू हो जाता है, तब यह जो पोस्ट होती है ऊपर उठने लग जाती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जहाँ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व आपस में एक दूसरे को जहाँ काटते हैं पहले और बाद, वहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उसे नो लॉस नो प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन उत्पादन की मात्रा सेकंड पॉइंट पर करनी चाहिए, पहले नहीं करनी चाहिए। उत्पादन की मात्रा सेकंड पॉइंट पर डिसाइड करनी चाहिए और वहीं पर उत्पादन निर्धारित करके उससे अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं करना चाहिए। उससे अधिक उत्पादन करेंगे तो हमारी कॉस्ट अधिक मात्रा में बढ़ने लग जाती है। ऐसे ही इसकी दूसरी विधि है, इसको बोलते हैं हम सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। सीमांत आगम सीमांत लागत विधि का तात्पर्य ये मार्जिनल कॉस्ट अर्थात वस्तु की एक इकाई अधिक उत्पादन करने या एक इकाई कम उत्पादन करने से लागत में क्या परिवर्तन होता है और उसका अध्ययन करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट मेथड चालू किया गया है। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सीमांत लागत तथा सीमांत आगम विधि के अनुसार भी फर्म के साम्य की व्याख्या की जा सकती है। इस विधि के अनुसार फर्म उस समय साम्य की अवस्था में होती है जब इस प्रकार से दी गई दो शर्तें इसमें पूरी हो जाती हैं। तो पहली शर्त है फर्म उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगी जहां फर्म की सीमांत आगम तथा सीमांत लागत दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। अर्थात फर्म का सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों एक समान होने चाहिए और दोनों में डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए। साम्य बिंदु पर फर्म का सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे की ओर से काटता हुआ होना चाहिए। इसके अंदर एक डायग्राम बनता है, वो डायग्राम ये है कि ओ वाई ओ एक्स अर्थात एल के प्रफॉर में बनता है और ओ वाई अक्ष पर पी बिंदु से एक रेखा निकलती है और वो रेखा एवरेज रेवेन्यू भी होती है और मार्जिनल रेवेन्यू भी होती है। इसको बोलते हैं ए आर और एम आर। अर्थात यहाँ पर ए आर और एम आर एक ही रेखा पर होते हैं, इसलिए ए आर इक्वल टू एम आर। जबकि इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो ऊपर से आकर के दाएं बाएं से दाएं की तरफ ऊपर से आकर के और फिर नीचे जाती है और नीचे जाकर के फिर ऊपर जाती है। अर्थात यह ए आर एम आर को काटती हुई एक रेखा ऊपर से आएगी, ए आर एम आर नीचे जाएगी और ए आर एम आर से फिर ऊपर निकल जाती है। जहाँ पर ए आर और एम आर को एम सी रेखा मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट लाइन जो होती है वो काटती है, वहाँ पर जहाँ जहाँ क्रॉस करेगी वहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट का बिंदु सम्मिलित रहता है। अब बात ये है कि दोनों बिंदुओं पर नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, तो उत्पादन का संतुलन कहाँ किया जाए? अब संतुलन वहाँ किया जाए जिसमें सेकंड कंडीशन दी हुई थी, साम्य बिंदु पर फर्म का सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे की ओर से काटता हुआ होना चाहिए। तो नीचे की ओर से काटता हुआ होने का तात्पर्य है कि यह सेकंड बिंदु पर, पहले बिंदु पर एम सी रेखा ए आर एम आर को ऊपर से आके काटती है, फिर वो नीचे चली जाती है, नीचे जाकर के फिर ऊपर बढ़ती है, तो वो नीचे से आकर के काटती है सेकंड बिंदु पर। यहाँ पर उसका ए आर बराबर एम आर होता है और इस पोजीशन ए आर बराबर एम आर और एम आर बराबर एम सी और ए आर बराबर ए सी। अर्थात यहाँ पर ए आर एम आर ए सी एम सी सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर फर्म का संतुलन बिंदु डिसाइड करके और फर्म अपना उत्पादन अधिकतम मात्रा में उत्पादन करके बाज़ार में बेच सकती है, सेल आउट कर सकती है, जिससे फर्म सामान्य लाभ की स्थिति में रहती है। तो ये है हमारा सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि के द्वारा उत्पादन का बिंदु निर्धारण करना। और पहले बिंदु पर यदि हम उत्पादन निर्धारण करते हैं, जहाँ ऊपर से रेखा आकर काटती है, तो वहाँ पर अगर बिंदु निर्धारित कर दिया जाए तो ऐसे में यह कार्य सही नहीं होता है, क्योंकि जैसे भी कीमत कम होती है तो कीमत कम होने के कारण यह तुरंत इसको लॉस हो सकता है। लेकिन सेकंड बिंदु पर यदि जरा सी भी कीमत कम होती है
तो उसको तुरंत लॉस नहीं होता है। थैंक यू।